आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी। पीयूष की दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है, पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था। वह भी मेरी ही तरह चिंतित थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसीलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इस पे बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम का ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई है, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। लेकिन नया खून है, कॉफी शॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएगी और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसीलिए सोचा इनसे मशवरा मशवरा कर लूं। लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे तक ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश जरूर करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस घर की इज्जत भी तो मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपा कर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने चली ही गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर कि कब सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे मैंने एक जोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की के चीखने की आवाजें थी और वह लड़की कौन हो सकती है? मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों से बाहर भागती हुई आई। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी तो कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा
क्या हो गया? सब उसको संभालने लगे, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी की छींटे वगैरह मारी जाती हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी की छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सवाल पर सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक दिख रही थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई भी चीज टूटी हो या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र भी थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा, सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के साथ घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था जब सूरज की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। मैं उसे बहुत खुशी के साथ इस घर में लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह सूरज को पसंद करती है और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा था। शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात को चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल भी देखने के लिए मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो तभी बर्बाद हो गई थी। अब इस लड़की को भी समझाया नहीं जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछना चाहते हैं कि उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या किया। सूरज घर आ चुका था, तब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी सूरज को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपने बेटी को भी साथ लेकर चले गए। अच्छा खासा तमाशा शुरू हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी हमारी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन सूरज अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। सूरज के पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कहे जा रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। काश सूरज के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों को संध्या अकेले ही सुनती जा रही थी। सूरज बड़ा था। सूरज से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे सूरज को लेकर।
तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। कोई कह रहा था पता नहीं शायद सूरज पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है सूरज दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज्यादा डर गई। जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल बात पता ना हो तो वह खुद ही कहानियां बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई हैं उल्टी सीधी कहानियां सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहू और मेरे बेटे कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सजाने के लिए मैंने उनके घर फोन कर दिया। भले ही हमसे रिश्ता खत्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उनका हालचाल लेने के लिए फोन किया। लड़की की माँ ने फोन उठाया। मैंने पूछा, अब कैसी है तबीयत आपकी बेटी की? मेरी आवाज सुनते ही वह भड़क गई थी और बोली थी, मेरी बेटी अब ठीक तो नहीं है, खबरदार जो आगे से आपको फोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। क्या कमी थी कि उसकी पत्नी या उससे डर कर भाग जाती है? सूरज की बात करूँ तो सूरज बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। सूरज मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारा लाड प्यार इतना भी बिगड़ैलू नहीं था कि वह बिगड़ जाता। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता था, मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। सबको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक होता है। अच्छी अच्छी ब्रांडेड जीन्स पहनता था। नौकरी भी टाइम से लग गई थी। अपनी बहन को कॉलेज से घर लेकर वापस आता, घर में खर्च के लिए भी पैसे देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती हूँ कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था, बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। इसमें से सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फोन पर बात होती थी, मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी मुझसे कहता, मम्मी क्यों ना सीतू की शादी किसी से करा दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ था बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या था कि उसकी पत्नियां भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सूरज थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि सूरज की तीसरी शादी करवाऊं। अरे ऐसी लड़की से करवाओ जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात के कमरे में सूरज ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। सूरज की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था। मैं यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से ना जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं एक अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का दब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। मैं बहुत सोच विचार के बाद में इस नतीजे पर पहुंची कि मैं सूरज की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी। इससे पहले कि शादी हो चुकी हो, वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो, और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़के वालों को कुछ नहीं बताया। मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरी बेटी की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई। मैंने लड़के वालों को बताया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरी बेटी की पत्नी कुछ समय के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने सूरज को उस लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। ना इस लड़की की शक्ल सूरत है, मुझे इससे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी। सूरज की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ। जिस तरह की हरकतें करते हो, उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी किसी लड़की से शादी ही नहीं हो पाएगी। लेकिन एक मामला सोचती हूँ, कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर सूरज चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया।
कहीं न कहीं सूरज के दिल में चोट जरूर था। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जान कर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नी डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी, अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने शादी सूरज की कर दी। साधना नाम की लड़की थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दे, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिससे सुलझाना हमारा फर्ज है। खैर, शादी निपट गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में ही कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरी रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी कुछ सहेलियां वगैरह ही थी और उनके परिवार वाले। साधना को मैं सूरज के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने साधना का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, साधना बेटा, तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। साधना मुझे आश्चर्य से देखने लगी। भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने साधना को समझाते हुए कहा, बेटा, सूरज से शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीब हरकतें करे, तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। जो भी तुम्हें हो सब कुछ मुझे बता देना। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। साधना ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और साधना को आराम करने को बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, मैं वहीं हॉल में ही सोफे पर लेट गई। साधना को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। साधना अपने कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि मम्मी जी, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। अभी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सीतू जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेट ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी, हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। साधना चीखते हुए बाहर आई और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे समझा बुझाकर थोड़ा शांत किया। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बोली, आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। साधना बहुत समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन साधना ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह सूरज को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन साधना के घर से फोन आया कि अपने बेटे से हमारी बेटी का तलाक करवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी करा सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फोन पकड़े सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब सूरज को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहू लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन साधना तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और कुछ ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। साधना को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी तो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत, पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है? सूरज भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उठकर वहां से बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त सूरज पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देने लगी थी। शायद कुछ ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, तब जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव में कभी कुछ ऐसा नहीं लगा, उसमें कुछ अब नॉर्मल भी नहीं है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह ही तो लग रहा था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने सूरज के दोस्त को फोन लगाया, उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को। मैंने उससे पूछा, तुम सूरज के इकलौते दोस्त हो?
जिससे सूरज को अपने दिल की सारी बातें करते हो। मुझे सूरज के बारे में कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। क्या उसने अपने दोस्त को भी नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को भी नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। शादी की रात की पत्नी का भाग जाना, वह भी 3 पत्नियां एक साथ। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन सूरज को लेकर मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर सूरज की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, और लड़की भी किसी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए थे, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को ही बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से ही सारी बातें लड़की को समझा चुकी थी। पहले तो वह बहुत ज्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इससे शादी करने के तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की जिंदगी बनती है तो उसमें बुराई ही क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूंगी, और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम सोनी था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लग रही थी। दिल ही दिल में खुश हुई। अगर सोनी मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सोनी बहुत ही खूबसूरत भी थी, और इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक था, और हैरानी की बात तो यह थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। सूरज कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई भी चोट के निशान नहीं है। सूरज के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब बातों से। अच्छे से चेकअप करने के लिए बात और कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि सोनी को जल्दी ही होश लाएगा। सूरज भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं सोनी के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सोनी ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सोनी का हाथ पकड़ लिया। सोनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन सोनी मेरी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन सोनी मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। सोनी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सूरज की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, सूरज के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने सूरज के बारे में बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह भी नहीं है, लेकिन सूरज मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करुण भाव थे कि मैं उसे रोक ही नहीं सकी। सोनी चली गई थी। मैं इंतजार कर ही रही थी कि अब कुछ ही पल में सोनी के घर वालों का फोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सोनी ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। सूरज की तीनों पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक मांग लिया था, लेकिन सोनी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसका मतलब था सोनी अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि मैं सूरज का चेकअप करा लूं। अपने होशो हवास में तो वह कभी भी अपना चेकअप नहीं करवाने देता। इसीलिए एक दिन मैंने सूरज के खाने में नींद की दवाई मिला दी।
सूरज के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने सूरज के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चले गए और फिर मैं बेसब्री से सूरज की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया और उसने कहा कि सूरज एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर सूरज नॉर्मल है तो शादी की पहली ही रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोच समझकर मैं सोनी के पास गई। सोनी के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सोनी डर गई। वह हम लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी सोनी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सोनी बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सोनी को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सोनी, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे ने क्या किया है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। मेरे आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर सोनी ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ ना जोड़ें। जब सोनी किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने सोनी से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद ही अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तो आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूं। पहले तो सोनी डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, वह मान गई थी। मैं सोनी को अपने घर ले आई। सोनी के माता पिता बहुत खुशी से अपनी बेटी को विदा किए। एक बार फिर से मैंने सोनी को दुल्हन बनाकर सूरज के कमरे में बैठा दिया। सूरज को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि सोनी घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, मैं वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर सूरज ने सिर्फ हूँ में जवाब दे दिया और फोन काट दिया था। मैं सूरज के कमरे में ही छुपकर पहले से ही बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और अंदर कमरे में सूरज दाखिल हुआ। उसने एक नजर सजी सवरी बैठी सोनी पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सोनी डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। आवाज सुनते ही सोनी बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। डर से वह थर थर कांप रही थी। मैं भी हक्का बक्का से खड़ी थी। अंदर तो सूरज गया था, फिर यह औरत की आवाजें क्यों? तभी सूरज बाहर निकला और सूरज को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, यूं कहिए कि बहुत ही डरावना से मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज भी लड़की की तरह ही निकल रही थी। तुमसे मना किया था मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ सूरज सोनी की तरफ बढ़ा था। सोनी चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी और सूरज को रोकने की कोशिश कर रही थी। सूरज, क्या हो गया है तुम्हें? होश में तो हो? सूरज ने मुझे जोर से धक्का दिया। कौन सूरज? उर्मिला नाम है मेरा। मौका देखकर सोनी कमरे से भाग गई। इससे पहले सूरज फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मैंने डरी सहमी सोनी को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई थी। आंटी जी, मुझे माफ करना, मुझे मरना नहीं है। सूरज मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे और मेरे भाइयों को आंटी जी बचा लो। कुछ नहीं होगा सोनी, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू किया। सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद सूरज पर किसी भूत का साया है। सोनी को मैंने अपने रूम में ही बुलाया था और उसको वहीं पर सुला लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया था।
साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है सूरज पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता यह भूत का साया है, मुझे तो सूरज का एक दिमागी मरीज लग रहा है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन न लें, इस दुनिया में इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो सकता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर सूरज पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे सूरज को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो इसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। सोनी जग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। सोनी बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। सोनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, बेटा सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप यह सब कैसे कर सकते हैं? सोनी ने हैरत से पूछा। मैंने तुमसे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। सूरज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप की हालत को देखते हुए सोनी राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सोनी से कहा था, सोनी बेटा अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कह दो। और सोनी ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मेरे मन में उम्मीद की किरण जग गई थी कि मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब सूरज के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई थी। मैंने अपने हाथों से दरवाजा खोला। सोनी को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। सूरज एकदम तरोताजा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराजगी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने किया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सूरज एकदम नॉर्मल ही बात कर रहा था। पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उसे कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। सूरज ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। सूरज के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं सूरज के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी उसकी तलाशी करने में। सामने ही बेड पर कुछ किताबें देखी। सोनी भी मेरे साथ आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई उर्मिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आता था। उर्मिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने की बात करती थी। उर्मिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसके मायके भेज दिया। दुल्हन को देखकर उर्मिला का पागलपन कम नहीं हुआ था, पर उर्मिला के कैरेक्टर में ही सूरज ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके सारी बातें बताएं। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयां दूंगा और जो कि उपन्यास सूरज पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से सूरज को समझाना पड़ेगा, उसे उर्मिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। और धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयां और सुमन और मेरी मेहनत से सूरज ठीक होने लगा था। सोनी सूरज के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। सूरज के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सोनी के लिए प्यार देखा था। सोनी कहीं भी जाती सूरज की निगाहें उसका पीछा करती थी। सूरज का इलाज चलते आज 3 महीना हो चुके थे। सोनी ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था उसकी मैं आभारी हूँ। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे सोनी जैसी बहू मिली। सोनी अभी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सूरज बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सोनी से कहा कि सोनी, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। सोनी ना समझ से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सोनी, आज तुम्हें दुल्हन बनकर सूरज के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सोनी डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि सूरज अब ठीक हो चुका है। वह भी सूरज के प्यार की भरी नजरों को समझ चुकी थी। सोनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दरवाजा खुला रखना। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन से बाहर आ जाना।
रात को सूरज के आने से पहले ही मैंने सोनी को दुल्हन की तरह सजाया। सूरज के आने का टाइम हो गया था। मैंने सोनी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में सूरज आ चुका था। खाना खाते हुए सूरज की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि सूरज किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बन रही थी। कुछ देर में सूरज खुद ही बोलने लगा, मम्मी, सोनी आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही उसकी बहन बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि सीतू अपनी बात पूरी कर दे, मैंने उसे चुप कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। खाना खाने के बाद सूरज अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी सूरज के पीछे पीछे चली गई और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन तभी अब अंदर शांति थी और कुछ ही देर में मुझे सोनी और सूरज की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वही प्यार भरी और प्यार में डूबी हुई सरगोशियां। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आते ही सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सोनी को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर सोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोनी की झुकी हुई नजरें और शर्मीली मुस्कुराहट से मैं पहचान गई थी कि अब सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सोनी के माथे को चूमते हुए कहा, सोनी बेटा, तू इतनी सुबह किचन में क्या कर रही है? सोनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, सूरज जी को कॉफी चाहिए थी, वही बना रही हूँ। सोनी को कॉफी बनाता देखकर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आज मेरे सूरज और सोनी के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।